फिर हम लोग कुछ पहले कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे जल्दी से। कार्नोट साइकिल के बेस पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं तुम लोग के मॉड्यूल में भी हैं, है ना। सो एज पर कार्नोट साइकिल इज कंसर्न, ये नाम सुना है कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल और समथिंग लाइक दिस? नहीं सर। So let's say it is Carnot cycle, and the meaning of Carnot cycle is it is a reversible cyclic process. It is reversible cyclic process which consists. It is reversible cyclic process which consists, two isothermal and two adiabatic. It is reversible cyclic process which consists two isothermal and two adiabatic path. क्या है काफी डिटेल में हम लोग समझ भी लेंगे, और it is common part of physics as well as chemistry. As per NCERT book is concerned, chemistry में नहीं है, NCERT physics में है ना। But as per JEE is concerned, chemistry में भी questions है उससे related. So it is reversible cyclic process which consists two isothermal and two adiabatic path. एक बार अच्छे देख लो, समझ लो, फिर डायग्राम भी ड्रॉ करना है तुम लोगों को. This may be any of the, let's say, heat source. And this may be any heat source at a temperature of T1. And suppose, let's say, हम लोग का जो system है, the system may be, let's say, gas enclosed in a cylinder which has movable piston. So here is some gas present inside the cylinder as our system. और इसका भी जो टेम्परेचर है, let's say, वो T1 है. From heat source, let's say Q1 heat is transferred from, let's say, heat source to our system. मतलब ये रिवर्सिबल मैनर में होगा कि इरिवर्सिबल मैनर में होगा? सर रिवर्सिबल मैनर में. रिवर्सिबल, दोनों का टेम्परेचर अगर T है तो ये जो हीट ट्रांसफर का रेट होगा, इट विल बी एक्सट्रीमली स्लो, या यू कैन से इट इज इनफिनिटमसली स्लो प्रोसेस. ओके सर. दोनों का टेम्परेचर T1 एंड T1 ही रहने वाला है, सो यू कैन से इट इज आइसोथर्मल. मेरे पास एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा? यहाँ expansion. If heat is given to the system will do some work, है ना. सिस्टम कुछ वर्क करेगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज तो हो नहीं रहा है. Now even if you separate the system from this, let's say, heat source, expansion can be continue till internal pressure and external pressure equal नहीं हो जाता है ना. Yes sir. So ये जो expansion है, it can be continue, तो ये और expansion होता ही जा सकता है. अच्छा, अभी ये कोई हीट सोर्स या उन सब के कांटेक्ट में नहीं है, सो देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो ये प्रोसेस कौन सा होने वाला होगा? एडियाबैटिक. Adiabatic expansion in which its temperature decreases from T1 to T2. है ना, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता. फर्दर जैसे ये टेम्परेचर T2 पे आया, जैसे ये टेम्परेचर T2 पे आया, आर सिस्टम, ये लेट्स से जो सिस्टम है, सपोज द सिस्टम कैन बी प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद, the system can be placed in contact with, let's say, some heat sink. This may be, let's say, heat sink at a temperature of T2, और इसका टेम्परेचर भी T2 ही है सिस्टम का. हीट सिंक मींस, लेट्स से, जो हीट गेन कर सकता था
और ये सपोज Q2 हीट गेन कर सकता है। अभी यहाँ एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा? कंप्रेशन। इट विल बी कंप्रेशन है ना। मैं सेम कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ। इट इज कंप्रेशन हेयर, and even if you separate the system from, let's say, this heat sink, the compression may be continue again till yes internal pressure external pressure equal ना हो जाए। और यहाँ you can just try to imagine it will be compression continue till its temperature increases again from T2 to T1, और जैसे ये टेम्परेचर T1 आ जाता ये लेट से वापस यहाँ आ गया है ना। So it is complete cyclic process in which you can just try to imagine this may be point A, point B, it is point C and it is point D। जो ले A से लेके B वाला जो प्रोसेस है यहाँ है ना, you can just try to imagine A से लेके ये जो B वाला प्रोसेस है, it is isothermal expansion at temperature T1 obviously। यहाँ लेट्स से B से लेके जो C वाला प्रोसेस है, इट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और जस्ट रिमेंबर ये सबके सब रिवर्सिबल तो है ही है ना। सिमिलरली मेरे पास ये जो C से D वाला प्रोसेस है, इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। और यहाँ मेरे पास लेट्स से डी से जो ए वाला प्रोसेस है, इट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। ऐसे जल्दी बोर्ड पे जो भी कुछ है वो सब लिख डालो, बट द साइक्लिक प्रोसेस इज नोन एज कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल में मेरे पास 4 डिफरेंट स्टेप्स या 4 डिफरेंट प्रोसेस हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। सर यस बोलो। B2C में T1 से T2 ड्रॉप क्यों है टेम्परेचर? किसमें? B से C में टेम्परेचर ड्रॉप क्यों होगा? क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, मींस सिस्टम वर्क तो कर रहा है ना। यस सर। सिस्टम वर्क कर रहा है, कोई हीट ट्रांसफर हुआ नहीं है ना। अच्छा यस सर। तो जो इंटरनल एनर्जी है वही कंज्यूम्ड हो जाएगा ना। यस सर। बेटा डायग्राम ड्रॉ किया तुम लोगों ने कि नहीं? नो सर। 2 मिनट। जल्दी से करना। कोई तुम्हारा दोस्त है जो रेगुलरली लेक्चर अब्सेंट करता है? नहीं सर। क्या? क्यों सर? नहीं मैं आजकल कुछ बच्चों को थोड़ा डांट रहा हूँ, पेरेंट्स को भी डांट रहा हूँ फोन कर करके, है ना। हाँ सर, मेरे एक पेरेंट्स को भी साथ साथ। कौन दोस्त है तुम्हारा ऐसा? सर आर्या करके। आर्या, हाँ वो शैतानी पहले भी करता था ना।
उसका पता नहीं सर, वो पहले अटेंड करता है तो फिर अभी थोड़े दिन से नहीं कर रहा वो, आ कभी गया। कभी दिखता है उसको। अच्छा 2-3 तो दिन में, 2-3 दिन में एक बार आता है ऐसा? 2-3 दिन से हाँ, देखा नहीं है मैंने, ऐसा बोल रहा आज के लेक्चर में भी नहीं है। हाँ, आज के लेक्चर में नहीं। चलो भाई, आर्या को आज थोड़ा सा न्यू ईयर का गिफ्ट दिया जाएगा, रुको, है ना? आर्या, ठीक है। डोज मिलेगा। और कोई अपने बेचारा और सो कोई रहा अपने होगा शांति से सर। अच्छा, और कोई अपने दोस्त को तुम सुधारना चाहते हो, गिफ्ट देना चाहते हो उसको? सर हमें खुद भी तो पहले सुधर जाए सर। सर ऐसे चुगली नहीं करने का। नहीं नहीं, चुगली नहीं, बट तुम जो भी कुछ करोगे उस अपने दोस्त की भलाई ही करोगे यार। हाँ सर, पहले खुद का तो कर ले सर, पढ़ाई करके। ठीक है। नहीं सर, और किसी को तो जानते नहीं ग्रुप में सर। अच्छा ठीक है। सर हो हीट गया सिंक लेक्चर। क्या होता है? क्या बेटा? हीट सिंक क्या होता है? हीट सिंक, जैसे किचन में सिंक देखा, सिंक हाँ सिंक सर। वो होता है जो सब कुछ ले लेता है ऐसे करके, है ना? अच्छा, तो हीट सिंक मीन जो हीट को ले लेगा बेटा, ऐसा है ना? ओके। सोर्स का उल्टा बेसिकली ना। सोर्स मींस जो हीट कंटिन्यूसली दे सकता है, सिंक मींस जो हीट ले सकता है, लेट्स से। सर वो हीट सिंक ऑलरेडी T2 पे ही है क्या? यस बेटा, हीट सिंक ऑलरेडी T2 पे ही है और मेरा सिस्टम भी T2 पे ही था, है ना? तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस नेग्लिजिबल होगा या जीरो होगा तो जो हीट ट्रांसफर का रेट भी होगा वो इनफाइनाइटली स्लो होगा, है ना? अच्छा। और सिस्टम का टेम्परेचर भी डिक्रीज नहीं हो सकता है भाई। अगर सिस्टम का टेम्परेचर ही डिक्रीज हो गया तो हीट ट्रांसफर तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हो ही नहीं पाएगा फिर। तो आइसोथर्मल का आइसोथर्मल ही रहेगा। हाँ, ये डायग्राम ड्रॉ करके हुआ। तो साइड का लिखना बाकी है, डायग्राम हो गया। ओके। डायग्राम सारे बच्चों का हो गया है ना बेटा, कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर हो गया। क्योंकि मैं कुछ और डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं इससे रिलेटेड, एंड देन किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे वो भी 2-3 क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा। बुकलेट में भी हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे। सो पॉइंट इज, let's say on this axis suppose it is P, on this axis it is volume. This may be, suppose let's say point A here. Do you think point A से लेकर जो B है, point A से लेके B कौन सा प्रोसेस था बेटे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। Do you think आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कुछ पार्ट, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, B से लेके C वाली जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, उसका ग्राफ भी ऐसा आता है, उसका स्लोप थोड़ा और ज्यादा नेगेटिव होता है। हाँ सर, गामा रहेगा सर। उसका गामा ऑब्वियसली होता है, नेगेटिव 1 से बड़ा होता है। वेरी गुड। ये फिर मेरे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाता, और फर्दर ये वाला जो ग्राफ है मेरे पास एडियाबेटिक कंप्रेशन हो जाता। सो इट विल बी ABCD। तो ये कुछ आ जाता इस साइक्लिक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम। इन दिस पीवी डायग्राम A से B आइसोथर्मल है टेम्परेचर T1 पे, और C से D आइसोथर्मल है एट ए टेम्परेचर T2 पे। यहाँ जो टोटल हीट गिवन है साइकिल को या सिस्टम को, इट इज Q1, और यहाँ से जो हीट निकल गया है इट इज नथिंग बट Q2। B से लेके C हीट ट्रांसफर 0 है, और D से लेके A हीट ट्रांसफर 0 है, एज बोथ आर एडियाबेटिक प्रोसेस। इतना समझा कि नहीं? हाँ सर। Okay. Yes sir. Now since it is reversible process, so as per delta S total entropy change of given cycle is concerned,
कितना होगा बेटा टोटल एंट्रोपी चेंज ओवर साइक्लिक प्रोसेस? 0. 0, as you know entropy is a state function, so किसी भी cyclic process में over the cyclic process entropy change should be 0 confirmly, है ना? Now further can we say it should be equal to delta S during AB process, delta S during BC process, delta S during CD process and delta S during DA process, ये सब मिला के 0 है पक्का? हाँ सर. Now, since it is a reversible process, we can apply direct formula of entropy change. हाँ जैसा adiabatic. डेल्टा एस ए से बी डायरेक्टली मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या ये प्लस Q1 डिवाइडेड बाई T1 हेड कांस्टेंट टेम्परेचर. हाँ भाई सर. इंटीग्रल ऑफ DQ रिवर्सिबल बाई T था तो T तो बाहर आ गया इंटीग्रल साइन से और DQ का इंटीग्रल Q बन गया सब मिला के. हाँ. ये तुम लोग बता सकते हो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग BC प्रोसेस कितना है? 0. 0. It is adiabatic reversible process. Do you think ये हो जाता minus Minus Q2 Q2. divided by T2 and equal plus 0 should be equal to 0. तो यहाँ से मुझे ये जरूर मिल गया Q1 divided by T1 should be equal to Q2 divided by T2 or you can simply say T2 divided by T1 should be equal to Q2 divided by Q1. Q1. इतना समझ में आ रहा है? इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है यार. सर माइनस हाँ। Q2 by T2 क्यों? भाई उससे हीट वो ना निकला heat- हाँ. हाँ. सिस्टम से अगर हीट निकला है तो उसका एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा. फर्दर डेल्टा U फॉर द प्रोसेस शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U का वैल्यू? 0. 0. ये स्टेट फंक्शन है. सो डू यू थिंक इट शुड बी इक्वल टू ओवरऑल Q प्लस W आल्सो ओवर द साइक्लिक हाँ प्रोसेस? सर. Q plus W. हाँ सर. Change in interval. अच्छा. सो फर्दर कैन वी से Q1 का वैल्यू तो सिंपल सा है. Q का वैल्यू Q1 माइनस Q2 है कि नहीं है ओवर द साइक्लिक प्रोसेस? हाँ सर. अच्छा. प्लस वर्क डन शुड बी इक्वल टू 0. इट मींस ये तो कंफर्म है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस विल बी Q1 माइनस Q2. ऑब्वियसली वर्क डन नेगेटिव साइन के साथ आएगा. नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि उतना वर्क डन सिस्टम ने किया है. Negative. सर Q2 minus Q1 ना. मतलब मैग्नीट्यूड लिख ले बेटा. Q1 का वैल्यू बड़ा ही होगा Q2 से पक्का पक्का है ना. नेट हीट मुझे सप्लाई करना पड़ा होगा तो ही तो सिस्टम वर्क करेगा. हाँ सर. तो Q1 का वैल्यू पक्का पक्का Q2 से बड़ा ही होगा है ना. नाउ द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ साइकिल जिसका सिंबल ईटा भी होता है ना. एफिशिएंसी ऑफ साइकिल. डू यू थिंक एफिशिएंसी ऑफ साइकिल शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय द साइकिल डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ वर्क डन है ना. तो जो एफिशिएंसी है साइकिल का इट इज यू नो मोड ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड ओनली है ना. शुड बी इक्वल टू कैन वी से ये हो जाता Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1. Yes, sir. और फ्रॉम हेयर कैन वी से परसेंटेज एफिशिएंसी शुड बी इक्वल टू 1 minus T2 divided by T1 into 100 or it is same as 1 minus Q2 divided by Q1 into 100. Yes, sir. तो यहाँ एफिशिएंसी के बेस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं और 1 2 3 3 सम हम लोग कर भी लेंगे इसके बेस पे.
सर आप एक बार फिर से बता सकते हैं क्या लिखा आपने? हाँ क्या मुझे है? भी नहीं समझा। कौन सा? एफिशिएंसी। बेटा एफिशिएंसी का मीनिंग होता है ओवर द सर साइक्लिक आपने प्रोसेस। सिंबल को क्या बोला था एफिशिएंसी ऑफ साइकिल? ईटा, ईटा बोलते हैं उसको, ETA समझ ले अभी के लिए, ETTA, ईटा। अरे ईटा, चीटा ये सब होता है ना, लैटिन ग्रीक क्या होता है? कुछ तो होता है, मतलब एन लिख ले यार। ग्रीक होता है। हाँ ग्रीक जो भी होता है ना। सो इट इज मोड ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड है। सो मोड ऑफ वर्क तो भी पता है क्या है, Q1 माइनस Q2 है डिवाइड बाई Q1। सो Q1 से डिवाइड कर लेगा तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 बचेगा कि नहीं बचेगा? अच्छा, इंस्टेड ऑफ Q2 बाई Q1 यू कैन ऑलवेज पुट T2 बाई T1। नहीं? अच्छा हाँ। ये भी पढ़ा है कि कभी कभी रिवर्सिबल वर्क सबसे ज्यादा ही वर्क होता है एक्सपेंशन होते समय? नहीं? नहीं पढ़ा सर। अच्छा, मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा था, अगर जब मैं एक्सपैंड हो रहा है, सपोज ओवरऑल एक्सपेंशन अगर है, तो रिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है, PdV, और इरिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है, P एक्सटर्नल DV। पी एक्सटर्नल डी। चलो मैं अभी थोड़ा सा और सिखा देता हूँ इससे रिलेटेड। इतना लिख के हो गया तुम लोगों का? ये नो सर। डायग्राम तो ड्रॉ करके हुआ होगा, ग्राफ यार ये वाला। ग्राफ हाँ ड्रॉ कर डायग्राम लो। हो गया। जैसे मैं सिखा देता हूँ भाई, फॉर एक्सपेंशन। अच्छा, एक क्लॉकवाइज साइकिल था तो नेटवर्क एक्सपेंशन ही है कि नहीं है? यस सर। So for expansion, can we say, ये W reversible is nothing but, minus PdV का इंटीग्रल, और W irreversible is integral of minus P external dV. Now, as P should be more than P external, यही होगा ना, तभी तो एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंड होने के लिए इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। यस सर। So can we say mode of reversible work will be more than mode of irreversible work? यस हाँ सर। और ये तुम लोगों को मुझे याद है यार, थर्मोडायनेमिक्स ग्राफ करके मैंने भेजा है तुम लोगों को, भेजा था ग्राफ, थर्मोडायनेमिक्स ग्राफ ऐसा करके एक टेबल था, और आगे वो सब लिखा हुआ था कि कौन सा वर्क ज्यादा है कौन सा वर्क कम है। पीवी ग्राफ में भी शायद कराया था। हाँ, और ये PV ग्राफ में भी कराया था, है ना? तुम लोग भूल जाते हैं। So, रिवर्सिबल वर्क सबसे ज्यादा पॉसिबल वर्क है, और बाकी सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल, डबल स्टेज इरिवर्सिबल, सारे वर्क इससे कम होंगे। और कंप्रेशन होते समय क्या हो सकता है? सर हमेशा भी वर्क डन में रिवर्सिबल ज्यादा होगा। वर्क डन इरिवर्सिबल ज्यादा होगा, है ना? क्योंकि P एक्सटर्नल P इंटरनल से ज्यादा है यार, सिंपल सा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ सर। Now, if Q2 divided by T2 equal to Q1 divided by T1, इसका मतलब क्या है कि ये रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है ना? जो अभी देखा हम लोगों ने, अभी पढ़ा है ऐसा, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। नाउ सपोज इफ Q2 divided by T2
is more than Q1 divided by T1. अब मुझे ये बताओ, वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस से कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? कम कम हुआ है, क्योंकि अगर Q2 रिलेटिवली पहले वाले कंपैरिजन में ज्यादा है, मींस सिंक को ज्यादा हीट रिलीज हो गया होगा ना। फिर फिर से रिपीट कीजिए ना क्वेश्चन। अबे नालायक, ये जो ग्रीन में लिखा है Q2 डिवाइड बाई T2 इज मोर देन Q1 डिवाइड बाई T1, ये इसमें वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के कंपैरिजन में कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? ज्यादा। ध्यान से सुनो भाई, अगर Q2 का वैल्यू रिलेटिवली अब ज्यादा है, यही है इसका मतलब ग्रीन में जो लिखा हुआ है। हाँ कम सर। हुआ ना। अगर Q2 का वैल्यू रिलेटिवली अब ज्यादा है, मीन ज्यादा हीट सिंक को चला गया होगा। यस। हाँ हाँ सर। ज्यादा हीट सिंक को चला गया होगा तो वर्क में कम हीट यूज हुआ ना इफेक्टिवली। अच्छा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो वर्क डन कम है। अगर वर्क डन कम है तो इस प्रोसेस को मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या ये इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है अच्छा हाँ। जो हाँ वर्क डन सर। से कम होता है। अच्छा, अब सपोज ऐसा लिखा होता कोई Q2 डिवाइडेड बाई T2 इज लेस देन Q1 डिवाइडेड बाई T1, तब क्या होता है? इसमें वर्क डन रिवर्सिबल से भी ज्यादा हो गया है ना। तो इसको हम लोग सिंपल सा बोल सकते थे, इट इज इम्पॉसिबल साइक्लिक प्रोसेस। ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। हो ही नहीं। सर एक बार वापस बोल सकते हैं क्यों नहीं होगा? रिवर्सिबल से ज्यादा वर्क हो ही नहीं सकता ड्यूरिंग एक्सपेंशन, है ना। हाँ सर। कंप्रेशन ना सर। अच्छा हाँ, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा ना। साइकिल वर्क डन कर रहा है, मींस सिस्टम वर्क कर रहा है, तो नेट वर्क हैज टू बी एक्सपेंशन। यस सर। सर हाँ बोलो। वो लास्ट वाला एक और समझाइए ना, समझ नहीं आ रहा प्लीज। अरे अगर वर्क डन रिवर्सिबल से भी ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। एक्सपेंशन वर्क इज द लिमिटिंग मैक्सिमम केस। अच्छा। मैं तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट शेयर किया हुआ है, जिसमें असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 साथ में है। सर वो तो थर्मोकेमिस्ट्री का था ना शायद। ना बेटा, थर्मोडायनेमिक्स डायनामिक्स का भी भेजा है। अच्छा हाँ। थर्मोडायनेमिक्स का भी भेजा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उसके जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है, पहले चार क्वेश्चंस कार्नोट साइकिल को लेके ही है ना। सो उसमें से मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी कर लोगे, है ना। सर वो असाइनमेंट कभी डिस्कस करेंगे? कौन सा वाला बेटा? यही असाइनमेंट जो आप भेजने वाले करेंगे नेक्स्ट वीक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे और असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, ठीक है। सो उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इज द maximum efficiency of a heat engine. The maximum efficiency of heat engine operating between 100 degrees Celsius and 25 degrees Celsius is, यहाँ ए ऑप्शन है 20.11%, बी ऑप्शन है 22.2%, सी ऑप्शन है 25.17% एंड डी ऑप्शन है लेट्स से नन। The maximum efficiency of a heat engine operating between 100 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. तो डू थिंक मैक्सिमम एफिशिएंसी होने के लिए ये रिवर्सिबल साइकिल होना चाहिए जहां वर्क डन मैक्सिमम होगा? यस सर।
और वो कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो हो ही नहीं रहा भाई, क्यों होगा? अभी क्वेश्चन पूछा तो बेटा इम्पॉसिबल तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा सर जब 100 डिग्री रहेगा तब काम रहेगा। अच्छा मतलब ये Reversible. रिवर्स, ये समझ में आता है, ये रिवर्सिबल होना चाहिए मैक्सिमम वर्क। हाँ सर वही बोल रहा हूँ ना, रिवर्सिबल होना चाहिए 100 डिग्री पे। तो अच्छा इस वाले केस में ऑलरेडी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि परसेंटेज एफिशिएंसी इज 1 माइनस T2/T1, पढ़ा है ऐसा? हाँ सर। यस हाँ सर। शुड बी इक्वल टू 1 माइनस, ये आदित्य सिंह शायद वही आंसर बेटा जो तू बोल रहा है, 1 माइनस T2 कितना पुट करना है यहाँ? 25 25 ना? 290 ना? थोड़ा सा ख्याल नहीं रखना है बेटा। सर, Yes. 273 प्लस जो 25। यहाँ मतलब पूरे थर्मो में या गैसेस में या फिजिक्स में जहां भी कैपिटल टी होता है फार्मूले में, ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होता है ना। अरे अच्छा 298 डिवाइडेड बाई 373 इंटू 100 करेंगे तो मेरे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगा, है ना। should be equal to, it is 75 divided by 373 into 100 is percentage efficiency। और कितना हो गया सब मिला के? 20.107। 22। 20.107। अच्छा 20.11%, तो मेरे पास ए ऑप्शन आएगा। तो ये क्वेश्चन कराने का पर्पस बस ये कि तुम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ना पुट करो, केल्विन में पुट करो, है ना। हाँ सर। सर बोलो। अगर फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है किसी क्वेश्चन में तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हम नहीं लगा सकते कोई फार्मूला, हमारे पास जो फार्मूला है वो सिर्फ रिवर्सिबल के लिए ही है ना। अच्छा ठीक है सर। मतलब ये जरूर बता सकते हैं मैक्सिमम, जैसे इसमें मेंशन ही नहीं है कि ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, बट मैक्सिमम एफिशिएंसी रिवर्सिबल में ही होगा, है ना। यस सर। तो बाकी सब में जो एफिशिएंसी होगा, जो मेरे पास नॉर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, डू यू थिंक उसमें 20.11 से इस वाले केस में कम ही होगा, है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट percentage efficiency in given reversible cyclic process। कोई मेरे पास एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है और उसका मुझे परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। ऑन दिस एक्सिस लेट्स से इट इज गिवन एज टेम्परेचर एंड ऑन दिस एक्सिस इट इज गिवन एज एंट्रोपी। और ये जो प्रोसेस है वो लेट्स से कुछ ऐसा गिवन है, ये ऐसा और ऐसा लेट्स से। सो इट इज point A, it is point B, it is point C and it is point D। यहाँ ये 100 जूल्स पर केल्विन है और ये 200 जूल्स पर केल्विन है। यहाँ ये 300 केल्विन है और यहाँ ये 600 केल्विन है। और मुझे इस प्रोसेस का मैक्सिमम परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। एक आसान मेथड तो कुछ इस टाइप का है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। Do you think we know ds is nothing but dq reversible by t? यस सर। Yes sir। यहां से मैं ऐसा ही बोल सकता हूं पक्का पक्का कि भाई dq reversible should be equal to tds। हाँ सर। If I integrate on both sides, can we say q reversible should be equal to integral of tds? हाँ सर। Means can we say it is nothing but area under
TS डायग्राम? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, अब ये TS डायग्राम ही मेरे पास गिवन है ना? So from here, if we have to find out QBC, अगर मुझे QBC फाइंड आउट करना है, तो डू यू थिंक ये वाला एरिया हो जाएगा ये? यस सर। अच्छा, कितना है ये एरिया सब मिला के? Sir, 100 to 600. 600 and 100. 100 into 600. मतलब 60,000 12,000. है ना? 12,000. अबे क्या बात कर रहा है? अबे हाँ, 12,000 60,000. 12,000 के 60,000. 60,000 60,000 ना 60,000. तो 60,000 मीन्स कैन आई से इट इज 60 किलो जूल लिख लेते हैं, है ना? यस सर। अच्छा, ऐसा ही इफ यू सी QDA, QDA का मतलब हो जाएगा 30 किलो जूल। ये वाला जो 30 वर्क डन है ना? हाँ सर। अच्छा, ये आ जाता मेरे पास 30 यूनो किलो जूल, है ना? अच्छा, तो A से लेके B और C से लेके D में तो एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है, हाँ. हाँ सर। तो उनमें वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होने चाहिए ना, A से B, C हाँ से D। सर 0-0 वैसे ही सोचा था। अच्छा, वर्क डन बस कितना बचेगा यहाँ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज QBC माइनस QDA। सर ये -2 है यहाँ पे। क्या? ऊपर देखा तो था Q1 minus Q2. अरे क्योंकि वो एक्स्ट्रा एरिया है ना नीचे। नहीं, मैं सिर्फ ये समझा रहा था बेटा, डेल्टा U तो 0 है ना इस प्रोसेस में, साइक्लिक अच्छा प्रोसेस। हाँ। तो जो नेट हीट गिवन टू द सिस्टम है उतना ही तो सिस्टम वर्क करेगा बस। पर सर हम लोग यहाँ पे माइनस क्यों नहीं समझ रहा मेरे को। क्या? अरे एक में सिस्टम गिवन, एक में हीट गिवन टू द सिस्टम है, एक में हीट रिलीज अच्छा, बाय द वैसा। सिस्टम है। कैसे पता चला? एक में एंट्रोपी इंक्रीज हुआ, एक में एंट्रोपी डिक्रीज हुआ। ओके हाँ सर समझा। समझा? अच्छा, परसेंटेज एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 30 किलो जूल तो वर्क किया है, डिवाइडेड बाई 50%. हाँ, ड्यूरिंग 60 किलो जूल मैंने हीट सप्लाई किया था, हाँ Yes, सर। sir. शुड बी इक्वल टू 50%, है ना? हाँ सर। अच्छा, दूसरा मेथड भी था, अगर तुम आइडेंटिफाई कर पाए कि यार ये तो कार्नोट साइकिल ही था। कार्नोट साइकिल कैसे दिख रहा है? 2 आइसोथर्मल हाँ, सर। पाथ हैं और 2 एडियाबेटिक पाथ हैं। यस सर। तो अगर तुम स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लेते कि भाई ये तो एडियाबेटिक पाथ था, तो मैं परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला 1 माइनस T2/T1 भी अप्लाई कर सकता था। तो यहां से भी 50% आ जाता कि नहीं आ जाता? हाँ सर। Yes. बट ये वाला फार्मूला तभी लगेगा बेटा जब वो कार्नोट साइकिल है ना? नहीं, 1 माइनस T2/T1। यस जब सर। मेरे Yes, पास sir. जब मेरे पास 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबेटिक है ना? बट जो हम लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों ने किया है उसमें 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबेटिक होने जरूरी नहीं है, वो यूनिवर्सल मेथड है ना कि हम लोग सारे सबके हीट्स फाइंड आउट कर ले, है ना? हाँ, यस सर। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा तुम लोगों को। Yes. बाकी कार्नोट साइकिल के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए, 1 बाय 1 तुम लोग सॉल्व करोगे। लिख के हो गया इतना? नो सर।
अभी लिख लिया है, मुझे पता है ना। सो फॉर एनी रिवर्सिबल reaction, let's say this reaction is AA plus BB gives CC plus DD. आई होप इस तरह की चीजें लिखने के लिए तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में हैबिचुअल थे, है ना? हाँ सर। ओके, सो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग भी हो जाता डेल्टा एच नोट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा एच नोट ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस नोट ऑफ रिएक्शन, होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। टी पर अगर रिएक्शन है वैसे इट इज इक्वल टू माइनस आर टी टाइम्स ऑफ लॉन केपी। केपी क्या है यहाँ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाँ सर। बढ़िया। सो इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू आर टी एंड लॉग ऑफ केपी। तो ऐसा भी याद रखना है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और थर्मो में भी। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कई बार ऐसे ग्राफ भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। डू यू थिंक log ऑफ केपी शुड बी इक्वल टू डेल्टा एस नोट डिवाइडेड बाई 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाई 2.303 आर टाइम्स ऑफ 1/t? हाँ सर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम लोग? लिख सकते हैं। हाँ सर। नाउ सपोज अगर मैं log ऑफ केपी वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाऊं, मींस सपोज ये वाले टर्म को अगर मैं y एक्सिस पे पुट कर दूं और ये वाले टर्म को अगर मैं x एक्सिस में पुट कर दूं तो उसका ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा क्या? यस सर। हाँ सर। सो ये कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता with y intercept as डेल्टा एस नॉट बाय नॉट डिवाइडेड बाई Delta 303 r एंड स्लोप कितना हो जाता है इसका? माइनस डेल्टा माइनस डिवाइडेड डेल्टा बाय एस नॉट बाय 2.3। डेल्टा एच बाय 2.303। यस। इससे हम लोग वो सब भी प्रूव कर पाते हैं कि भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा। ऐसा पढ़ा है बेटा थर्मो में? सॉरी, ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने? यस सर क्या बोल रहे हो? मैं सिर्फ ये बोल रहा था, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा था? किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा और किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। हाँ सर पढ़ा था। पढ़ा है ना, सब पता। तो इस टाइप की भी कुछ चीजें यूज करोगे बेटा वहां, है ना, थर्मो में, या थर्मो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कहानी है। ओके सर। और उसमें मुझे याद है केमिकल इक्विलिब्रियम के मॉड्यूल में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सर उसका एडवांस वाला पार्ट बहुत हार्ड है। हाँ, एडवांस वाला पार्ट हार्ड है। वो जो होम असाइनमेंट 1 2 3 4 है वो तो आसान था यार। हाँ सर वो इजी है, पर वो सर एडवांस वाला पार्ट ही तो मेन होता है ना करने के लिए।
मतलब लगता है वो वाले क्वेश्चन तो मुझे बहुत आसान लगते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज करने से रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सर ले सर वो चैटलियर तो डायरेक्ट वो तो प्रिंसिपल ना। कॉन्सेप्ट पे ही बेस है ना। ली चैटेलियर प्रिंसिपल, तो बस क्वेश्चन हाँ पढ़ने सर। की देर होती है, 4 ऑप्शन पढ़ने होते हैं, टिक करना होता है। हमारे एग्जाम आप दिया करो सर। क्या? हाँ ये लिखे हुआ है बेटा सब। सर एक मिनट। हाँ सर। तो देखो इसके बेस पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर भी देता हूँ तुम लोगों का स्ट्रेट लाइन का। जैसा ऑन दिस एक्सिस if it is log of kp and 1 upon t, and on this axis if it is log of kp versus 1 upon t. इसमें से एक ग्राफ कुछ इस टाइप का है और इसमें से एक ग्राफ कुछ इस टाइप का है। दोनों के लिए जो फार्मूला मेरे पास था दोनों के लिए जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी वो पता है ना। हाँ सर। सजेस्ट मी इसमें से कौन सा ग्राफ एंडोथर्मिक का ग्राफ है और कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। सर ये ग्राफ फर्स्ट वाला एंडोथर्मिक, सेकंड जैसे ये जो एक्सोथर्मिक। y इंटरसेप्ट होता था, y इंटरसेप्ट का वैल्यू ये है और दोनों के लिए ही जो स्लोप का वैल्यू है वो 2.303 r है। यहाँ भी मेरे पास y सर इंटरसेप्ट माइनस एच हो जाएगा। माइनस एच ना, माइनस एच है, चलो माइनस एच कर लेते हैं तुम लोग जो चाहो, है ना। स्लोप शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई 2.303 है ना। हाँ। अच्छा एक में स्लोप पॉजिटिव है तो डू थिंक यहाँ पक्का पक्का डेल्टा एच एक्सोथर्म शुड बी एंडोथर्म। नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ हाँ सर। भाई डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, स्लोप पॉजिटिव हो गया उसका, है ना। अच्छा ओके ओके, वैसे वैसे। So हाँ this सर। can be for Exo- exothermic process और यहाँ पक्का पक्का डेल्टा एच नॉट शुड बी पॉजिटिव एज माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है। सो ये एंडोथर्मिक है। इस वाले केस में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस 1/t क्या होता है भाई, डिक्रीजेस। हाँ सर। अच्छा 1/t डिक्रीज हो रहा है सो log ऑफ kp भी डिक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ हाँ सर। एंड kp शुड डिक्रीज, है ना। Okay. इस वाले केस में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस 1/t डिक्रीज, जैसे जैसे 1/t डिक्रीज हो रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग log ऑफ kp इंक्रीज हो रहा है, इट मींस kp विल इंक्रीज। सो एक केस में टेम्परेचर बढ़ाने से केपी बढ़ जाता और एक केस में टेम्परेचर बढ़ाने से केपी डिक्रीज हो जाता। क्लियर? बोलो। सर फर्स्ट वाले में तो पॉजिटिव स्लोप है तो उसमें डिक्रीज क्यों हो रहा है? बट हम लोग देख रहे ग्राफ के हिसाब से तो सर टीटी बढ़ रहा है, वो ऊपर जा रहा है। लेकिन केपी डेल्टा एच नॉट पे डिपेंड होता है ना। अच्छा सुनना भाई, वो टी के साथ बढ़ रहा है कि 1/t के साथ बढ़ रहा है? 1/t। समझ लिया? अच्छा ओके, वैसे करो। हाँ वैसे ही तो। सर मैं तो ग्राफ को ही देख रहा था ना, इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि हाँ तो इंक्रीज ग्राफ को, होना चाहिए। अभी ग्राफ को पूरा देखना भाई, 1/t भी तो है एक्स एक्सिस पे, टी नहीं है। अच्छा ओके ओके सर, समझा। तो वही तो नीचे ब्लैक में वही तो लिखा है बेटा, 1/t डिक्रीजेस केपी डिक्रीजेस। हाँ सर वो समझा मेरे को, आपने क्या लिखा है।
लिख के हो गया इतना? नहीं सर। नहीं सर, एक सेकंड। हो गया सर। गुड। नेक्स्ट में इट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन। आपको थोड़ा समझ में आएगा कि इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स कैसा दिखता होगा, है ना, सब्जेक्ट। अच्छा। So differential form of thermodynamics equations, है ना। कुछ कुछ इक्वेशंस ऑब्वियसली तुम लोगों को जानी पहचानी लगेंगी, काफी कुछ हम लोगों ने किया भी है। जैसा इफ यू सी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, du is nothing but ncv dt। हाँ सर, ये तो पढ़ा था। हाँ भाई, जो कुछ कुछ तुम लोग ने पढ़ चुके हो वो सब ऐसा आसान सा भी है। dh is nothing but ncp dt। Obviously dg at constant pressure and temperature is, you know, dw useful, or can we say it is t delta S। ds total? तो नेगेटिव था। वेरी गुड, वो नेगेटिव था। ये सब पढ़ा है कि नहीं हमने? ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये वाली चीजें हम लोग, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, और भी पढ़ चुके हैं कहने के लिए, you know, it is EST equals to dq by t। dq reversible equal to tds, है ना? ये भी पढ़ा है। हाँ सर। बढ़िया। तो इसमें से मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है ना? नो सर। ओके। नाउ एक तो ये सेट हो गया, लेट्स से इसको मैं एक सेट 1 बोल सकते हैं, सेट 1 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये लेट्स से मेरे पास सेट 1 था, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं चैप्टर में हम लोग पढ़ते आए हैं। सेट 2, can we say as per first law of thermodynamics is concerned, du is nothing but dq plus dw? यस सर। हाँ सर। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, लेट्स से रिवर्सिबल हो या ये dq प्लस dw इरिवर्सिबल हो। हाँ सर। हाँ सर। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल रिमेन सेम। वो रिवर्सिबल का भी इंटरनल एनर्जी चेंज है और वो इरिवर्सिबल का भी इंटरनल एनर्जी चेंज है ना? नहीं? हाँ सर। अच्छा, नाउ du कैन बी इक्वल टू, फर्दर मैं इसको सिर्फ इतना लिख लेता हूं, लेट्स से dw रिवर्सिबल प्लस dw रिवर्सिबल, है ना? सिर्फ रिवर्सिबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, लेट्स से। सो du शुड बी इक्वल टू, बड़े ये जो dq रिवर्सिबल लिखा हुआ है ना, ये जो dq रिवर्सिबल लिखा हुआ है उसकी जगह में tds लिख सकता हूं। यस सर। और ये जो dw रिवर्सिबल है उसकी जगह में माइनस pdv लिख सकता हूं। सर माइनस pdv क्यों?
अच्छा हाँ माइनस पीडीवी था सॉरी DW रिवर्सिबल। हाँ सर सॉरी सर। अच्छा, इंक्लूडिंग कि मेरे पास कौन सा वर्क नहीं हो रहा है, इरिवर्सिबल, मतलब नॉन पीवी वर्क नहीं, नॉन पीवी वर्क। अदरवाइज मुझे क्या और ऐड करना पड़ता है बेटा इसमें? DW यूजफुल, यूजफुल और आता तो मैं इसमें ऐसा भी लिख सकता हूँ चाहो तो, इट इज DW यूजफुल, है ना, मतलब नॉन पीवी वर्क, है ना। अगर मैं इस वर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर लूं, है ना, एक पीवी वर्क और एक नॉन पीवी वर्क, कुछ याद है ऐसा? हाँ सर याद है। अच्छा, अब सपोज मेरे पास सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ गैस है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस, तब तो यूजफुल वर्क होता ही नहीं है ना, मतलब नो इलेक्ट्रिकल नो केमिकल वर्क, है ना। Yes. तो अगर मेरे पास सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ गैस है तो मैं सिर्फ इतना याद रख सकता हूं ये कि ये TDS माइनस PDV है इफ वी हैव ओनली एक्सपेंशन ऑफ गैस, है ना। जहां मेरे पास DW नॉन PV 0 होगा। हाँ सर। ओके, तो ये लेट्स से सेट 2 का एक पार्ट है, आई कैन से सेट 2 का A पार्ट। लेट्स सेट 1 लिख के हो गया तुम लोगों का? सेट 1 हो गया था ना? हाँ सर। ओके, सेट 2 का ही लेट्स से B पार्ट, वी हैव DH इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, D प्लस DPV, यही था ना, H इक्वल टू U प्लस PV। यस सर। अच्छा, सो डू यू थिंक इट शुड बी इक्वल टू DU प्लस PDV प्लस VDP? यस सर। यस सर। DU का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, डू थिंक अगर DU का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, TDS माइनस PDV प्लस यू नो DW यूजफुल, ये तो क्या वैल्यू मैंने पुट कर दिया इतना, तो DU का प्लस PDV प्लस VDP, ये एडिशनल है। यस सर। यस सर। इसमें से माइनस PDV प्लस PDV कैंसिल्ड आउट हो गया, यस सर। और मेरे पास DH का जो वैल्यू है ये बच गया TDS प्लस VDP प्लस, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं, DW यूजफुल। ओके और सर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ये आइडल गैस का एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन है, तो DH की जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, TDS प्लस VDP। यस तो ये मेरे पास लेट से DH का एक्सप्रेशन हो गया। सर तो खाली वो इसके लिए आइडियल गैस के लिए ही था ना सर वो DW यूजफुल वाला? DW यूजफुल तभी होगा ना जब कोई केमिकल या इलेक्ट्रिकल वर्क इन्वॉल्व होगा, है ना। अब सपोज मेरे पास पिस्टन में अगर गैस एक्सपैंड और कंप्रेस हो रहा है तो बस PV वर्क ही होता है ना। हाँ सर। B पार्ट भी लिखा कि नहीं? A पार्ट तो लिख लिया था, तो C पार्ट लिख लेते हैं, चलो अब जा। C पार्ट में आई नो DG इक्वल टू DH माइनस, ऐसा लिख पाएंगे बेटा, TDS इक्वल टू DH माइनस TDS माइनस SDT। अच्छा, यहाँ क्या वैल्यू पुट कर दे हम लोग अब जाए, यहाँ DH की वैल्यू। TDS plus TD। हाँ सर DH की वैल्यू होता पुट कर था देते हैं। TDS प्लस VDP प्लस
dw useful माइनस TDS माइनस SDT, यहां से भी TDS माइनस TDS कैंसिल्ड आउट हो गया, एंड DG शुड बी इक्वल टू VDP माइनस SDT प्लस DW यूजफुल। और यहाँ भी अगर सिर्फ गैस का ही एक्सपेंशन कंप्रेशन है तो ये आ जाता VDP माइनस SDT। तो अगर मेरे पास सिर्फ आइडियल गैस का ही एक्सपेंशन कंप्रेशन है तो DW यूजफुल विल बी 0। बड़े इसको समझने में कोई परेशानी हो रहा है तुम लोगों को? नो सर। ठीक, ये मेरे पास लेट्स से सेट 2 था, है ना? सर ऐसे कितने सेट्स हैं? सर मुझे तो इसमें लगा बहुत सारे हो गए। यू नो सेट 3 तुम लोग मुझे ये सब वैल्यूज बता सकते हो, जैसा डिफरेंशियल ऑफ G with respect to pressure at constant temperature should be equal to differential of Gibbs free energy with respect to temperature at constant pressure किसके इक्वल है? ऑब्वियसली ये सब के सब हम लोग आइडियल गैस के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना? ये सब का सब हम लोग सिर्फ आइडियल गैस के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं। ऐसा DH and DS at constant pressure should be equal to, and DH and DP at constant entropy should be equal to. Similarly, DU and यहाँ क्या आएगा भाई, DT at constant volume should be equal to, बड़े DU का टर्म क्या था? DU किसके इक्वल था? सेट 1 के A पार्ट में लास्ट में क्या आया? TDS minus PDV plus DW। क्या था बेटा? TDS plus VDP। TDS minus PDV। PDV माइनस या प्लस? माइनस। माइनस क्या था? माइनस PDV। PDV ऐसा? हाँ सर। ओके, सो ये मेरे पास बचेगा, ये DT नहीं करना, इसको करना है मुझे लेट्स से DS एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये DU एंड लेट्स से DV एट कांस्टेंट एंट्रोपी। Similarly, it is DU DT at constant volume and DH and DT at constant pressure। ये सारे टर्म्स किस किस के इक्वल होंगे वो तुम लोग को बताना है। मैं एक हिंट दे सकता हूं तुम लोगों को, ऐसे जो इक्वेशन लिखा है इसी के लिए। DU, अच्छा, डू यू थिंक द वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट 0। तो DU by DS किसके इक्वल हो जाएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो ये इक्वल टू T है ना? ये इक्वल टू T है। ऐसा ही DU by DV
एट कांस्टेंट एंट्रोपी किसके इक्वल है? माइनस Minus माइनस पी माइनस PDV by DV. चलो अब सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस तुम लोग के पास सेट 2 में लिखी हुई है। सेट 2 के हेल्प से ये सारी चीजों का डिफरेंशियल बताओ कितना कितना होगा, है ना? ओके सर। समझ लिया करना क्या था? हाँ सर, समझा समझा। और अभी तो आसान होना चाहिए क्योंकि सेट 2 में सारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं। यस, जब तो जल्दी बता दो, ये dg by dp किसके इक्वल था? वॉल्यूम V plus V. वो v सर वो तो वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ सर। ये वॉल्यूम v। वॉल्यूम सर। दूसरा सिर्फ वाला V टर्म होगा। माइनस माइनस है। एस Minus यस, वेरी गुड। तीसरा वाला टर्म plus T. टेम्परेचर टी टेम्परेचर। टेम्परेचर है। हाँ सर। फोर्थ वाला वॉल्यूम टर्म वॉल्यूम माइनस प्रेशर वॉल्यूम वॉल्यूम प्लस में, सिर्फ वॉल्यूम। हाँ हाँ सर, सर, प्लस में। प्लस में एकदम। ठीक है। सेकंड लास्ट टर्म ये Zero. सेट 1 की ये सेट 1 की हेल्प लो। सर टी 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 कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम लोग एकदम बेकार बच्चे। एनजी ठीक है इधर सर। CV। अच्छा हाँ सर, ना उसको उधर रेस्पेक्ट में किया वैसे कर। बड़ा ऐसी कुछ चीजें कर लोगे तुम लोग की नहीं? सर मुझे वो लास्ट सेकंड लास्ट वाला नहीं समझा, एनसीवी कैसे है। सेट 1 में सर नहीं वो लिखा ना वॉल्यूम पे कर रहे हैं ना हम लोग कांस्टेंट। du इक्वल टू ncv dt एंड dh इक्वल टू ncp dt। हाँ सर वो समझा। मुझे ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है बोर्ड पे? अच्छा ओके, हाँ सर समझा। लिख के हुआ है। Yes, sir. Okay. Now set 4. The set 4 में कहानी एक जैसी सी होगी लगभग, है ना? सेट 4 में सपोज इमेजिन कर लो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसी रिएक्शन है AA कन्वर्टिंग टू लेट्स से BB, और यहां यू नो मोलर एंट्रोपी इसके लिए SA है और इसके लिए मोलर एंट्रोपी SB है, और यहां लेट्स से मोलर गिव्स फ्री एनर्जी इसके लिए GA है और इसके लिए GB है। इमेजिन कर सकते हो ना इस रिएक्शन के लिए? सेट 4 में AA कन्वर्टिंग टू BB लिख लिया मैंने, मोलर एंट्रोपी SA SB है, और यू नो मोलर गिव्स फ्री एनर्जी GA एंड GB है। एज पर दिस रिएक्शन इज कंसर्न, अगर मुझे इसका एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना हो इस रिएक्शन का, डू यू थिंक डेल्टा S ऑफ गिवन रिएक्शन विल बी B टाइम्स ऑफ SB माइनस A टाइम्स ऑफ SA? इतना लिखना पड़ेगा कि नहीं? मोलर एंट्रोपीज को रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट का एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट का एंट्रोपी डेल्टा S ऑफ रिएक्शन।
यस सर। अच्छा, अब मैं चाहता तो देखो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा इसको कि अच्छा, और डेल्टा जी कैसे लिख सकता था मैं इसका? Do you think delta G should be equal to minus G है B types of Gibbs free energy of B minus A times of Gibbs free energy of A, है ना? अब अगर मैं डेल्टा G को T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं एट कांस्टेंट प्रेशर, so do you think it should be equal to B times of Gibbs free energy of B का differential at constant pressure minus A times of differential of Gibbs free energy of A at constant pressure? हाँ सर दोनों साइड मैंने T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया ना उसको बस at constant pressure. यस सर Should be equal to, बेटा ये वाला टर्म किसके इक्वल बन जाएगा इस इक्वेशन से? minus S. minus B. SB minus SB माइनस बी एस। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये B टाइम्स ऑफ Sir, माइनस minus SB, SB, हाँ सर। हाँ सर अच्छा माइनस ऑफ A टाइम्स ऑफ माइनस SA लिख सकता हूँ। यस सर हाँ सर। माइनस ऑफ डेल्टा एस हो जाएगा। वेरी गुड, ये माइनस ऑफ डेल्टा एस आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। और से हम लोग ने फाइंड क्या किया सर? तो फिर इसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैं से ये बोल रहा था बेटा, जैसा ये वाली इक्वेशन मैंने किसी एक सब्सटेंस के लिए यूज किया था ना, आइदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट कोई भी एक सब्सटेंस के लिए, तो जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन किसी एक सब्सटेंस के लिए है, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास रिएक्शन के लिए भी है, एग्जैक्टली सेम, है ना? सर हाँ एक बार ये लास्ट आपने जो बोला रिपीट कीजिए ना। अच्छा, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि ये जो dg/dt लिखा था वो किसी एक सब्सटेंस के लिए है कि नहीं है, जो बॉक्स में लिखा है रेड बॉक्स में। हाँ मैंने सिर्फ वो प्रूव करने की कोशिश करा कि जैसा किसी एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए मैं लिख सकता हूँ, ऐसा मैं पूरी रिएक्शन के लिए भी लिख सकता हूँ। अच्छा अब क्लियर है? हाँ सर। और वही तो प्रूव भी हो गया ना कि इस रिएक्शन का डी डिफरेंशियल एट कांस्टेंट प्रेशर शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस। यस सर। मैं एक और एग्जांपल सिखाता हूं तुम लोगों को इसके बेस पे, तो ये भी याद रखना है बेटा, इस टाइप का, है ना? लिखा है ऐसा कि जैसा मैं किसी एक रिएक्टेंट के लिए हो सकता है, वैसा पूरी रिएक्शन के लिए भी हो सकता है। हाँ मत जी की जगह डेल्टा जी लिख दो और लेट्स से एस की जगह डेल्टा एस लिख दो, है ना? यस और नो? ओके सर। बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा, ऐसा ही बेटा एंथैल्पी वाला एक लास्ट फार्मूला क्या था हम लोगों ने, जो सेट 3 का लास्ट फार्मूला क्या था? dH/dt. dH/dt of dH/dt with Differential constant of pressure. H था ना, हाँ सर H की हाँ। जगह डेल्टा H MCP आया था सर। H की जगह डेल्टा H भी लिख सकते हैं कि नहीं? yes sir. रिएक्शन के लिए इक्वल टू, ये क्या किसके इक्वल था? NCP NC तो डेल्टा NC मैं डेल्टा CP भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर N डेल्टा CP। मतलब N डेल्टा CP लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, याद है किरचॉफ इक्वेशन N डैश अच्छा, हाँ, CP Kirchhoff डैश equation। माइनस इक्वल टू
एनसीपी वही डेल्टा सीपी था ना? हाँ सर। अच्छा, डू यू थिंक ये इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? भाई यही तो किरचॉफ इक्वेशन था। Yes, sir. डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा सीपी dt इंटीग्रल ये बन गया था डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 और ये बन गया था डेल्टा सीपी dt T1 से लेके T2। यस सर। तो यही तो पढ़ा था बेटा किरचॉफ इक्वेशन। था कि नहीं बेटे? अच्छा हाँ सर। मैं इसी को लिख सकता हूं ऐसा कि ये किरचॉफ इक्वेशन था। इसी को मैं लिख सकता हूं कि ये किरचॉफ इक्वेशन था। हाँ यस सर। सर। बस मैं एक सेट और पढ़ाऊंगा और फिर इसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बताता हूं, है ना? समझा? हाँ। ओके। तो यही इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा इसी फॉर्म में दिखता है बस, है ना? डिफरेंशियल फॉर्म में। सेट 5 इंजीनियरिंग सेट 5 के लिए कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनियसिटी। कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टेनियसिटी। कुछ कंडीशंस तो ऐसे आसान से हैं। क्या? ds टोटल क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? पॉजिटिव ना सर। तो यही फर्स्ट कंडीशन है। यही तो है हम लोग के पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना? सर नहीं, डी नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, टोटल एंट्रोपी चेंज। अच्छा, सेकंड जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्या है? dg एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना? थोड़ा ख्याल रखना बेटा ना। हाँ ये सर। नेगेटिव। कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे है बस, है ना? ठीक है? यस सर। अच्छा, थर्ड मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? dw यूजफुल शुड बी नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। क्या बात कर रहे हैं? ये दोनों टर्म इक्वली तो हो गए थे। कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल अरे हाँ टू सर, हमने बी प्रूव किया था dw यूजफुल लास्ट था कि नहीं था? हाँ Yes, ये sir. वो भी नेगेटिव होना अगर चाहिए। 2 नेगेटिव है तो 3 भी नेगेटिव होना चाहिए था। अब ऐसा 4 ऐसा 5 और भी कंडीशंस देखो हम लोग थोड़े थोड़े लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते थे? मुझे ये du वाला एक्सप्रेशन बताओ बेटा, क्या होता था? du वाला फुल एक्सप्रेशन किसके इक्वल था? सेट 2 से देख के बताओ मुझे। TDS माइनस PDV TDS और क्या था बेटा? TDS माइनस माइनस PDV PDV plus DW useful. प्लस DW DW यूजफुल। Yes, sir. तो कैन वी से एक टर्म यहाँ ऐसा du एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव ना सर। वेरी गुड, क्योंकि इसमें dw यूजफुल नेगेटिव होना ही चाहिए। कुछ नेगेटिव है तो फिर अरे अभी रुको अभी रुको। सपोज इसी एक्सप्रेशन में अगर मेरे पास ऐसा लिखा होता, देखो ds एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम, ये किसके इक्वल होना चाहिए था? पॉजिटिव होगा। माइनस DW यूजफुल होगा ना? हाँ, माइनस dw यूजफुल डिवाइड बाय t होगा, है ना? डिवाइड बाय टी। हाँ सर, सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। हाँ, dw यूजफुल नेगेटिव होना चाहिए। हाँ तो ये प्लस नहीं हो जाएगा ये? पॉजिटिव। हाँ वही
बेटा ये कुछ ऐसा ना, देखो ds का वैल्यू देखो किसके इक्वल हो जाएगा, एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी मींस ये 0 हो गया है ना, और ये 0 हो गया। हाँ तो सर। इसमें ऐसा नहीं लिख पाऊंगा d माइनस ऑफ dw यूजफुल डिवाइड बाय t, है ना। ओके सर। और स्पॉन्टेनियस होने के लिए dw यूजफुल नेगेटिव होना चाहिए। हाँ सर। तो ds एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम पॉजिटिव नहीं हो जाना चाहिए? यस सर। अच्छा, फर्दर तो इस मतलब बेटा ये सारे रिलेशन में यही से डिराइव कर सकता हूं, ऐसा है ना। लो एंथैल्पी के टर्म्स में भी देख लेते हैं, डीएच का वैल्यू किसके इक्वल था सब मिला के? TDS plus VDP प्लस DW यूजफुल TDS प्लस VDP प्लस हाँ, DW यूजफुल प्लस DW यूजफुल। तो और कंडीशन है मेरे पास स्पॉन्टेनियसली के, DH कांस्टेंट एंट्रोपी एंड प्रेशर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव, है ना। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यू नो, DS एट कांस्टेंट एंथैल्पी एंड प्रेशर, positive। ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। Yes sir। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं भाई कि कौन कौन से यू नो स्पॉन्टेनियसिटी के क्राइटेरिया है डिफरेंशियल फॉर्म में, है ना। समझ सकते हो ऐसा? यस सर। हाँ बढ़िया, इसको भी लिख लो, सेट 5। तो यूजुअली मतलब एज पर ये कंडीशन ऑफ स्पॉन्ट या ये जो डिफरेंशियल फॉर्म मैंने लिखा है बेटा, है ना, मतलब तुम अगर यू नो 100 क्वेश्चंस करोगे थर्मो के तो 1-2 ही क्वेश्चंस में यूज होता हुआ दिखाई देगा, बस ये, है ना। समझा? बोर्ड जेई मेन उन सब में तो है ही नहीं ये सब चीजें, है ना। Means में सर क्या? सिर्फ एडवांस में है ये सब? हाँ ये सब चीजें, हाँ ये सब चीजें सिर्फ एडवांस में है, ऐसा करके ना। या जब आगे इंजीनियरिंग पढ़ोगे तब मुझे याद रखोगे तुम लोग, है ना। सर आपको वैसे भी नहीं भूलने वाले, टेंशन मत लेना। आपके पास ही आएंगे सर घूम फिर के। अच्छा, ये लिख लिया भाई? no sir। जल्दी से लिख डालो। हाँ सर। सर आपको आपके टीचर याद है अभी भी? हाँ मतलब सारे टीचर्स याद हैं, 1-2 टीचर कुछ ज्यादा अच्छे से याद है ना। तो वो सर अच्छी खुद चीज ही है दादा बुरी। थे। क्या? सर जो पिकनिक में घूमने देती थी वो याद रहेगी? नहीं मुझे वो याद है, मैं क्लास 10 तक बहुत मार खाता था, मैं हॉस्टल में रहता था और मैं लगभग डेली पिटाई होती थी मेरी, डेली। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब असेंबली में ना नाम बोला जाता था कि भाई ये बच्चों को असेंबली के बाद रुक जाना है, क्लासेस में नहीं जाना है, और फिर उन बच्चों की पिटाई होती थी डंडे से। मतलब मेरे यहाँ एक्चुअली पिटाई होती थी नवोदय विद्यालय में, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डांटा आप तो जाता। बिना नाम के खड़े रहे होगे ना वहाँ पे, पहले तो खड़े हाँ, हो वो जाते। मैं और मेरा दोस्त था सौरभ राजपूत, तो जैसे ही नाम का लिस्ट आता था हम लोग पहले बाहर खड़े हो जाते थे कि हमारा नाम होगा ही, है ना। सर कि आप लेट आते थे क्या? नहीं लेट नहीं यार, वो हॉस्टल में रहते थे ना, तो हॉस्टल में मतलब यू नो वो मतलब हॉस्टल स्कूल हॉस्टल सब एक ही था, ऐसा करके। हाँ सर, एकदम तो डिसिप्लिन होता था। अब वो 24 आवर्स में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि वो जो मॉनिटर होता था वो नाम लिख लेता था कि इस बच्चे ने कुछ शैतानी की है ना। अरे मैं कोशिश करता भी था कि नहीं हो शैतानी, बट फिर भी हो जाती है, नाम लिख ही लेता था। कई बार तो मुझे लगता है ना दुश्मन है वो बच्चा, है ना। हमेशा मेरा नाम लिख देता था यार। मारना चाहिए था सर। सर कभी ऐसा मन हुआ है कि सर उसको से कोने में मारना चाहिए था सर, मारना चाहिए था साइड में लेकर। फिर मैं मारपीट के लिए ना हैबिचुअल हो गया था, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था टीचर मार रहा है नहीं मार रहा है, मतलब वो सर पता है हम लोग के साथ भी हुआ है वैसा बहुत। बहुत सर सर हाँ अभी तो कुछ मार पिटाई नहीं हुई हम लोग की। प्रिंसिपल को डिफाई कर देते थे। सर हमारा डर डार्क पाना। केस में हुआ था। अच्छा चलो ये लिख के हो गया तुम लोगों का? यस सर। यस बेटा, मैं कुछ बुकलेट शेयर करके तुम लोग के साथ में किस टाइप के क्वेश्चंस इसके बेस पे बनते हैं, बुकलेट से कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं, है ना। प्लस बुकलेट के कुछ डाउट भी डिस्कस कर लेंगे अभी, है ना। सो मेरी तरफ से थर्मोडायनेमिक्स हो गया है, अब जा सिर्फ क्वेश्चंस तुम लोग को करने बाकी हैं, है ना। यस सो मॉड्यूल कहाँ गया, इधर होगा। ये तो थर्मो के आसान वाले क्वेश्चंस हैं, यू नो नीट वाले। बुकलेट 3 ये रहा थर्मो।
यस सो इसके बेस पे थर्मो के किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में। देखो कुछ तो ये क्वेश्चन नंबर 40 ही देख रहे हो, क्या देख रहे हैं? Which of the following thermodynamic relation applies approximately to an ideal हाँ gas? सर। अरे वाह। तो ये तो सीधे ही पूछा है कि क्या अब तक सीखा है उसमें से कोई एक रहेगा ना। बस उन्हीं में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन नंबर 38 जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 अगर ध्यान से देखो वहां लिखा है फॉर ए सर्टेन रिलेशन, है ना, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी टी लॉन टी वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, expression of delta H as a function of temperature will be। ध्यान से देखना, मैं कर देता हूं क्वेश्चन तुम लोगों के लिए। डू थिंक डेल्टा जी का मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है तो डेल्टा एस में फाइंड आउट कर सकता हूं क्या? डेल्टा सर कंपेयर करके वैल्यूज डाल सकते हैं ना। डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर का नेगेटिव साइन। सर वो डी बाई डी टी आएगा ना कि 1/dt। क्या? हाँ मतलब वो डिफरेंशियल होना चाहिए, बिल्कुल है ना। ये ऐसा होगा कि नहीं? हाँ सर। अच्छा तो इसको t के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। सो ds शुड बी इक्वल टू नेगेटिव, t के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो a का डिफरेंशियल तो 0 ही हो गया। अच्छा प्लस bt ln t, इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल लगा लो। सो डू यू थिंक एक तो आ जाता मेरे पास यहाँ यू नो b ln t प्लस, मैंने तब क्या किया t का डिफरेंशियल किया और ln t को एज इट इज रखा। और अगर मैं t को एज इट इज रख के ln t का डिफरेंशिएट करूंगा तो ln t क्या हो जाएगा 1/t, t कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। डू थिंक ये b बचेगा सिर्फ? यस सर। बेटा सर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? सर प्रोडक्ट रूल हाँ भी सर। लगाने से भाई ये t ln t दो टर्म है कि नहीं है, है ना? अच्छा फिर लॉन टी भी हाँ सर। अबे तो ln t का डिफरेंशियल 1/t ऐसे है मैंने ना? गिना ही नहीं हमें लॉन लगा टी। बीटी इंटी ऐसा लगा। हाँ सर मेरे को भी वही लगा एंटी है वो। बेटा वो t ln t मल्टीप्लिकेशन में है ना फिर, है ना? वो सर मैंने वो देखा ही नहीं इसलिए मैंने पूछा। इन टी मेरे को लगा। अच्छे बच्चा है। तो ये डेल्टा एस का वैल्यू आ गया। डेल्टा एस का वैल्यू मेरे पास इफेक्टिवली कितना आ गया है, ये माइनस ऑफ बी प्लस 1 ln t है ना। डेल्टा एस मुझे फाइंड आउट करना था अनफॉर्चुनेटली डेल्टा एच। तो डू यू थिंक डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस होगा कि नहीं? डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यस सर। अब ये सब वैल्यूज यहां पुट कर दो। डेल्टा जी मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इट इज ए प्लस बी टी लॉन टी प्लस टी टाइम्स ऑफ माइनस बी 1 प्लस लॉन टी। कितना आ जाएगा आउट ऑफ 4 ऑप्शंस? सर बी माइनस ए माइनस बीटी। माइनस ए माइनस बी टी। ऐसा आ रहा है सब बच्चों को कि नहीं आ रहा है? देख लो एक और। हाँ सर आ रहा है। अच्छा ऐसे कम ही क्वेश्चंस होंगे बेटा जहां तुम लोग को इस टाइप का डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं देख के बताऊं गिन चुन के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 38 दिख रहा था, क्वेश्चन नंबर 40 दिख रहा है मुझे उसके बेस पे जो हम लोग ने पढ़ा है ना। फिर डिफरेंशिएशन देखो यहाँ दिख रहा है मुझे 46 में दिख रहा है हाँ सर। VDP माइनस SDT है ना। फिर यू नो मुझे कहीं दिखेगा तो यहां देखो एक पूरा यही है ना मैट्रिक्स मैच है ना। अच्छा ये मैट्रिक्स मैच कर लोगे तो सिखाया है आज जैसा। हाँ सर। कि कौन सा माइनस एस है, कौन सा CP है, कौन सा CV है ना। सर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? मतलब अभी के लिए तो बस ये समझ ले पार्शियल डिफरेंशिएशन इज सेम एज डिफरेंशिएशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, कोई टेंशन नहीं। ओके सर। है ना, उससे सब कुछ हो जाएगा। अदरवाइज यू नो पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ डिफरेंट चीज होती है, बट अभी के लिए तू समझ सकता है सब सेम है लाइफ, है ना। यस सर। ऐसा ही इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26, तो 25 पहले बताना और 26 फिर बताना। 25 इज व्हाट इज
free energy change when 1 mole of water at 100 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is converted into steam at 100 degrees Celsius 1 atmosphere? क्या होगा इसका डेल्टा जी 25 का? सर 1 मोल ऑफ वाटर माइनस क्या सर माइनस एस जैसे कुछ होगा सर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या? प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर Constant temperature and pressure. ये सब तुम लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया था और एग्जैक्टली यही एग्जांपल ये तो कराया है। था ना। हाँ, सर तो ये हाँ सेट सर वो 3 तो में भी 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 इक्विलिब्रियम डिग्री सेल्सियस 1 atmosphere H2O चलो, zero ही liquid बोला and था। H2O vapor will be in equilibrium and delta G will be 0 हाँ सर यही बोला था ना, यही था ना equilibrium लेकिन- होता है। हाँ सर ये फॉर्मूला में पुट कर लेना प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है और क्या करेगा तू अरे नहीं भाई मतलब तू अगर ऐसा फार्मूला लगाएगा नहीं सर ने delta बोला था G इक्विलिब्रियम equal to ऐसा है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S है कि नहीं है? हाँ सर अच्छा यहाँ अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये बॉइलिंग पॉइंट ही है T, तो ये ऐसा नहीं हो जाता था डेल्टा H इक्वल टू, मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट को सिंपली ऐसा नहीं लिख सकता था डेल्टा H डिवाइड बाय डेल्टा S डेल्टा S कैंसिल्ड आउट हो जाता और ये वैसे ही बेटा इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर तो मुझे 25 के लिए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, सीधे 0 हो जाता। अब दो 26 पढ़ो, 26 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। What is free energy change when 1 mole of water at 100 degrees Celsius 1 atmosphere pressure is converted into steam at 100 degrees Celsius and 2 atmosphere? क्या चेंज हुआ है इसमें? प्रेशर अभी भी इक्विलिब्रियम पे रहेगा क्या ये? नहीं सर अब क्वेश्चन नंबर 26 करने के लिए देखो मेरे पास कहीं स्पेस है, यस। क्वेश्चन नंबर 26 करने के लिए मैं देखो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ रिएक्शन को। क्या? एक H2O लिक्विड इज कन्वर्टिंग टू H2O वेपर एंड H2O वेपर कन्वर्टिंग टू H2O वेपर। यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फियर, 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फियर एंड 100 डिग्री सेल्सियस 2 एटमॉस्फियर। इफेक्टिवली पूरा रिएक्शन वही हो जाएगा कि नहीं? यस सर यहाँ मेरे पास डेल्टा G1 और यहाँ मेरे पास डेल्टा G2, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ओवरऑल डेल्टा G मिल जाएगा कि नहीं? यस सर यस सर डेल्टा G1 का वैल्यू कितना? 0 तो टेक्निकली मुझे सिर्फ डेल्टा G2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना? हाँ सर अच्छा अब जल्दी से बताओ मुझे, सिर्फ आइडियल गैस के लिए DG किसके इक्वल होता था? VDP VDP माइनस SDT। इसमें टेम्परेचर क्या है देखो ध्यान से? 100 मतलब 0 कांस्टेंट कांस्टेंट। तो तो ये zero। टर्म क्या हो गया? 0 तो डू यू थिंक ये जो डेल्टा G2 का वैल्यू होगा वो इंटीग्रल ऑफ VDP आ गया? हाँ सर वेयर प्रेशर वेरी फ्रॉम 1 to 2 1 एटमॉस्फेयर टू 2 एटमॉस्फेयर। अगर ऑब्वियसली मैं H2O वेपर को आइडल गैस एज्यूम कर सकता हूं और ये 1 मोल है तो वॉल्यूम की जगह मैं ये लिख सकता हूं क्या? RT डिवाइड बाई P। हाँ सर 1 से लेके 2। R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो डू यू थिंक ये Ln टर्म मेरे of पास T। बन गया Ln RT of 2/1। एंड ln 2। यस सर अच्छा R और T का कैलोरीज में फाइंड आउट करना है। R कैलोरीज में कितना होता है? 2। तो R कैलोरीज में होता है 2। टेम्परेचर कितना है? 373। यस हाँ सर सर और ln 2 का वैल्यू याद है तुम लोगों को कि नहीं? 0.7 वेरी गुड है ना, 0.7 दिस मच ऑफ कैलोरीज है ना। तो डू थिंक ओवरऑल डेल्टा G मेरे पास इतना ही हो जाना चाहिए जितना बोर्ड पे है? हाँ सर चलो सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो आंसर 515.4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 522 के आसपास आ रहा है। 522 के आसपास आ रहा है।
अच्छा आना चाहिए। हाँ सर। सर 522 आ रहा है। हाँ 22 इसलिए आ रहा है बेटा कि ln 2 का जो प्रिसाइज वैल्यू है वो 0.693 है ना। अब देखो 0.693 पुट करो, एकदम करेक्ट आंसर आएगा। 2 into 373 मल्टीप्लाइड बाई 0.693। सर 517 आ रहा है। 517 अच्छा ठीक है, मतलब है उस अच्छा उस उतना रेंज ही में। आएगा आगे पीछे, टेंशन मत। सैलरीज में भी 1.98 है। 1.97 करो भाई, चलो 1.97 373.15 0.693। अब ये देखो ये कड़क शायद और पास में आएगा। सर ये तो कम हो गया। हाँ तो करो तो सही मल्टीप्लाई। 1.97 509 ठीक है भाई, चलो ये आंसर है ना, ठीक है। अप्रॉक्स गिन लो। उसने 4 ऑप्शंस निकालते इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन करा नहीं पता ना बेटा, है ना। सर यही होगा सबसे नजदीक आंसर। बट ये कैलकुलेशंस है बेटा, समझ रहा है। ओके सर। सर यस अब ये तुम लोगों को पूरा एक्सरसाइज करना है, जो असाइनमेंट करने के लिए दिया गया है वो पूरा असाइनमेंट करना है तुम लोगों को, है ना, ठीक है। ओके सर। ओके चलो अभी ये शिखर, तुम्हें कुछ डाउट था भाई डेल्टा एच और डेल्टा एस में क्या रिलेशन है, कुछ कहानी कुछ पूछ रहा था मुझसे। यस सर। कौन से पेज पे है? सर एक सेकेंड। सर फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में डाउट है। सर पेज नंबर 77। आज आ रहा तुम लोगों को कि नहीं? यस सर। हाँ कुछ अनफॉर्चुनेटली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। यस शिखर बेटा कहाँ डाउट है तुम्हें पेज मॉड्यूल? 77। एक मिनट, है ना भाई, अभी तक सर 4 क्वेश्चन सेम एच और एस रिलेशन। एक मिनट बता। सो पेज नंबर कौन सा? 77। 77 77 77 एंड 77। हाँ क्या डाउट है बताओ इसमें। इसमें देखिए सर 20 और 23 to 25 सारे डेल्टा एच और डेल्टा एस के 20 पहले। हाँ 20 में क्या परेशानी है भाई? 20 में तो ए ऑप्शन आंसर है। वो हमने फॉर्मूला जैसे लिखा था। भाई तो फार्मूला लिखा था हम लोगों ने, हाँ। डेल्टा एस वेपोराइजेशन इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाय टी। हाँ वो है, लेकिन 23rd जैसा है उसमें कोई फॉर्मूला 23rd एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। यस सर। अच्छा अगर सिस्टम को हीट मिला है तो उसका एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा भाई, और सराउंडिंग का एंट्रोपी कम हो जाएगा क्योंकि सराउंडिंग से हीट निकल गया है। यस सर। हो जाएगा 23 नहीं? हाँ ऐसा 24 भी हो जाएगा। 26 यस सर। और कौन सा? 5th वाले में 26 26 तो क्लास में कराया।
क्वेश्चन है। सर 25 में डिसोसिएशन है उसीलिए। अच्छा डिसोसिएशन है, कुछ नई मेंशन है डिसोसिएशन के लिए, तो इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यस सर, वैसे ही ना। हाँ वैसा ही। सर 2 मिनट मैं ये नोट कर लेता हूँ 26। 26 डे की क्लास में किया हुआ है, मतलब हम लोगों ने उस सीधा फार्मूला लगा लिया डेल्टा ऑफ गैस का, बस है ना। NR ln V2 by V1 plus NCB ln T2 by T1। सर 28। एक मिनट बेटा उसको नोट डाउन कर ले। तो समर्थ नोट डाउन किया तूने? हाँ सर हो गया। 28 में 28 में तो डेल्टा ऑफ सराउंडिंग का एक ही फार्मूला होता है, माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय टी ऑफ सराउंडिंग। उतना करना है बस। बस 6400 डिवाइड बाय 300, आंसर तेरे पास आ गया। ऑप्शन कौन सा आएगा? 213। हाँ सर। ठीक है सर। सर एक सेकंड लिखना है। बेटा सराउंडिंग का तो एक ही फार्मूला था ना हमेशा। हाँ सर। सर फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव। एक मिनट बेटा इसको ऑब्जेक्टिव भी देखने दो, फिर सब्जेक्टिव भी कर लेंगे यार। 32nd क्वेश्चन में 32nd क्वेश्चन में डेल्टा H गिवन है, डेल्टा S गिवन है, डेल्टा G फाइंड आउट कर ले। सर इसमें जी स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस समझ में आ जाएगा। हाँ पर हाउ फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है कैसे पता चलेगा? भाई जो रिएक्शन जैसे जो ये रिएक्शन लिखा हुआ है इसके लिए अगर डेल्टा G नेगेटिव आ गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा G अगर पॉजिटिव आ जाता तो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। और नॉन मतलब स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड क्या होता है? वैसे नहीं हो सकता कभी। हाँ अच्छा ठीक है सर। लिखा है। यस हाँ सर। नहीं सर हाँ डाउट नहीं। सब्जेक्टिव में डाउट था। समर्थ क्या डाउट है भाई तुझे? सर क्वेश्चन नंबर 50। 15 या 50? 50। 50। सो क्वेश्चन नंबर 50 ये वाला। हाँ। हीट ऑफ रिएक्शन बेटा ये वो है किरचॉफ इक्वेशन। तुझे 27 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा H गिवन है और 50 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट करना है। तो लगा ना डेल्टा H2 मतलब डेल्टा H एट T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा H एट T1 टेम्परेचर डिवाइड बाय T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा Cp। और N2 गैस एंड H2 गैस को डायटोमिक एज्यूम करना और NH3 को पॉली एटॉमिक एज्यूम करना। उसके Cp के वैल्यूज पता है तुझे? हाँ सर। और फिर आ जाएगा आंसर उसका। ओके ओके सर क्वेश्चन नंबर 48। 0.5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फार्मूला याद है? C6H5CO है ना क्या? C3H6O। नहीं भाई बेंजोइक बेंजीन बेटा कम से कम। सो इट इज C6H5NCOH। इसका मॉलिक्यूलर मास कुछ हो जाता है 122 के रेंज में, है ना मॉलिक्यूलर मास। ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। बेंजोइक एसिड सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा बॉम्ब कैलोरीमीटर मींस कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। इतना राइज इन टेम्परेचर है और कैलोरीमेट्रिक कांस्टेंट इतना दिया हुआ, यही है। द थर्मल कैपेसिटी इंक्लूडिंग वाटर इज 23.85। तो करना क्या था तुझे? 23.85 multiplied by 0.55. This much kilojoule will be the heat released when 0.5 gram of benzoic acid का combustion हुआ। अब मुझे 0.5 का पता चल गया तो 122 का कितना होगा वो फाइंड आउट कर लो। तो इसको 0.5 से डिवाइड करके 122 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाता डेल्टा U।
डेल्टा एच कैसे फाइंड आउट करता? डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, है ना? समझा? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, ये नहीं लिखा है बेटा, डेल्टा NGRT। यस सर। तो पहले ये C6H5COH के कंबसन के लिए रिएक्शन लिख लेगा, उससे डेल्टा Ng का वैल्यू पता कर लेगा। ओके, हो जाएगा सर। और सर 54 हम कौन सा बेटा? 54 54 फिर से किरचॉफ इक्वेशन है बेटा। हर एक गैस का मोलर सीपी गिवन है तो डेल्टा सीपी फाइंड आउट कर ले, है ना? ओके। किरचॉफ 54 किरचॉफ है, 51 किरचॉफ है ना? सर 48 क्वेश्चन फिर से दिखाइए ना, लिखे ना। मतलब 48 क्वेश्चन में बस वो कंबसन करना है उसका यार, है ना? कंबसन 0.5 ग्राम का हुआ है तो 0.5 ग्राम के कंबसन से कितना हीट रिलीज हुआ वो फाइंड आउट कर लिया मैंने। वो क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो वो जो वैल्यू मिलेगा वो डेल्टा यू का वैल्यू मिलेगा। हाँ और फिर डेल्टा एच का वैल्यू फाइंड आउट कर लेगा। यस सर, हो गया सर। और ये सब क्वेश्चंस करो बेटा, अब जाइए गेट इक्विप्ड फॉर IIT JEE, है ना? ओके सर। सर होमवर्क क्या है नेक्स्ट क्लास के लिए? अब पूरा ही बुकलेट है बेटा। नहीं नहीं सर, वो आप असाइनमेंट या कुछ भेजने वाले थे ना? वो असाइनमेंट भेजा हुआ है मैंने तुम लोगों को। अच्छा ओके। देखो थर्मोडायनेमिक्स का असाइनमेंट ना मैंने भेजा हुआ है ग्रुप पे। ओके सर। थर्मोडायनेमिक्स का असाइनमेंट करो, ये बुकलेट करो, है ना? इसलिए ही छुट्टी मिला है 31 की शाम को और 1 का मॉर्निंग में। ओके सर। सर 31 की शाम को लेक्चर नहीं होगा? नहीं नहीं 11 to 1 है लेक्चर तब। तुमने शेड्यूल देखा है अपना? अच्छा हाँ ओके। हाँ सर 11 to 1 नहीं। दोनों ही मॉर्निंग में लेक्चर है तुम्हारे लोग, है ना? हाँ सर। ओके सर। मतलब जब फिजिकल लेक्चर्स होंगे तो वही उसी टाइप का शेड्यूल रहेगा, इंस्टेड ऑफ 2 hour 2.5 hour हो जाएगा बस। सर पूरा दिन में कितने लेक्चर होंगे? बस फिजिकल हर दिन